नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। तो रात के 10 बज गए और अब आप देखेंगे अपना पसंदीदा शो घंटी बजाओ। घंटी बजाओ मतलब टीवी न्यूज की दुनिया का वो शो जहां जनता की आवाज जोरदार तरीके से उठाई जाती है। अगर कोई सिस्टम का सताया है, उसे इंसाफ नहीं मिल पा रहा, तो हम घंटी बजाओ के जरिए उस समस्या की पूरी पड़ताल करते हैं, सिस्टम और सरकार से हर जरूरी सवाल करते हैं। आज घंटी बजाओ में पड़ताल उस खबर की होगी जिसने सवाल खड़ा कर दिया कि क्या खाकी यानी पुलिस खादी यानी नेताओं की राजनीतिक दुश्मनी को निपटाने का औजार भर बनकर रह गई है। आज दिन भर जिस तरह बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को लेकर 3 राज्यों की पुलिस का तमाशा चलता रहा, एक आम आदमी का इस तंत्र से भरोसा उठता है। संवैधानिक व्यवस्था के तहत पुलिस को स्टेट मशीनरी का हिस्सा बनाया गया ताकि राज्य सरकारों के दिशा निर्देश पर अपराध पर लगाम लगाई जा सके, पब्लिक को इंसाफ मिल सके, ना कि पुलिस अपने राजनीतिक आकाओं की कठपुतली बन जाए। आम आदमी की फरियाद पर पुलिस की सुस्ती और पॉलिटिकल बॉस के इशारे पर पुलिस की चुस्ती सवालों के घेरे में है। तो घंटी बजाओ की यह पड़ताल देखिए और पुलिस को नेताओं की रंजिश निपटाने का हथियार बनाने वाले खाकी जमात के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। घसीट के ले गए, सर पे कपड़ा पकड़े नहीं लेने दिया। मैंने जब मोबाइल उठाया तो उसने मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरे मुंह पे मारा। पंजाब पुलिस ने गुंडागर्दी करते हुए तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को उठाया है, उनको किडनैप किया है। या केजरीवाल को डर लग रहा है, सीधे से बात करें ना वो। ये ऐसे किडनैपिंग करा के पंजाब पुलिस उसके हाथ में आ गई तो क्या वो गुंडागर्दी करेगा? तेजिंदर बग्गा को बिना दस्तार नंगे सिर पुलिस उठाकर लेकर जाती है। क्या गुनाह है तेजिंदर बग्गे का? आतंकवादी है। हमने इनको 5 बार ऑन रिकॉर्ड इनको नोटिस दिया भी आप आके हमारी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। इन्होंने एक बार भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, हर बार इन्होंने टाला है। पंजाब पुलिस जब तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट करने आती है तो दिल्ली पुलिस का मिसयूज होता है, हरियाणा पुलिस गैरकानूनी कार्रवाई करती है एक गुंडे को बचाने के लिए। जब अंदर के हाथ में उस तरह मिल जाता तो ऐसे ही। क्योंकि बीजेपी हमेशा से स्टेट मशीनरी का फायदा उठाती रही है, इसका दुरुपयोग करती रही है। कोई बदले की कार्रवाई नहीं है। पुलिस जो है निष्पक्षता से अपना काम करती है। ये गंभीर मसला है और पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है। जो खुद एक गुंडों और दंगइयों की पार्टी है, वो तो पूरी सरकारी मशीनरी को गुंडों और दंगइयों को बचाने के लिए इस्तेमाल करेगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। कुछ इसी तर्ज पर शुक्रवार की सुबह से शाम तक देश के 3 राज्यों की सरकारों ने अपनी अपनी लाठी का दम दिखाया। सरकार की लाठी बनी पुलिस वैसा ही करती रही जैसा उसे आदेश मिलता रहा। नौबत यहां तक आ गई कि अपनी अपनी सरकारों का आदेश पूरा करने के लिए कुरुक्षेत्र में 2 राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई। इन तस्वीरों में एक तरफ है पंजाब पुलिस और दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस। यहां हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस का रास्ता रोका हुआ है। ये दूसरी तस्वीर दिल्ली के जनकपुरी थाने की है, जहां आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के डीएसपी को ही डिटेन कर लिया। वो इनकी मर्जी है पुलिस वालों की। ये कहते ऊपर से प्रेशर है। ये कहते बग्गा को छोड़ दो, डीएसपी साहब ने मना कर दिया कि मैं नहीं छोड़ सकता। हाँ। वो कहते जी हमारे को तो ऊपर से प्रेशर है। हाँ। तो आप यहाँ बैठे रहो। मैंने भी पूछा कई बार कि क्यों बैठा रखा है इनको। हाँ। वो कहते कोई जवाब नहीं दे रहे, ना SHO, ना DCP, ना ACP, एडिशनल CP साहब, सबसे पूछा कोई जवाब नहीं दे रहे कोई। तो अब सवाल है कि क्या पुलिस ऊपर के प्रेशर से चलेगी या कानून से?
क्योंकि अगर ऊपर का प्रेशर यानी सरकार तय करेगी कि पुलिस को कब किसे गिरफ्तार करना है, कब किसे बचाना है, तो वही होगा जो आज दिन भर हुआ। खादी के फेर में फंसी खाकी के टकराव की इस कहानी को आगे बढ़ाएं, उससे पहले आप पुलिस के ऊपर के प्रेशर को समझ लीजिए। एक है पंजाब पुलिस, जो फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार के अधीन है। दूसरी है हरियाणा पुलिस, जो बीजेपी की खट्टर सरकार के अधीन है। और तीसरी है दिल्ली पुलिस, जो बीजेपी की केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है। तो सबसे पहले शुरुआत की पंजाब पुलिस ने। सुबह सुबह 10 से 15 गाड़ियों में पंजाब पुलिस की टीम दिल्ली के जनकपुरी में बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा के घर पहुंच गई। मामला मोहाली में बग्गा के खिलाफ दर्ज एक केस से जुड़ा था। आरोप है कि पंजाब पुलिस ने सारे नियम कायदे ताक पर रखकर तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार किया और अपने साथ ले गए। भाई मेरे घर में गुंडे आए, मेरे बच्चे को घसीट के ले गए। मेरा बच्चा चिल्लाता रहा। मेरे बच्चे ने कहा मेरे को सर पे कपड़ा कम से कम बांध लेने दो। उन्होंने उसका मौका नहीं दिया और घसीट के बाहर ले गए। बग्गा की ये गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी की थी। इस मामले में आम आदमी पार्टी से जुड़े सनी अहलूवालिया ने मोहाली में बग्गा के खिलाफ केस दर्ज कराया था। उन्होंने ट्वीट किया था अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और उस ट्वीट के अगेंस्ट मैंने कंप्लेंट करी थी। ये लिखा जाता है कि अरविंद केजरीवाल तुम्हें जीने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी चीजें पोस्टर लगाए जाते हैं पूरे दिल्ली के अंदर। उसके अगेंस्ट मैंने कंप्लेंट करी थी और उसके अगेंस्ट ही वो अरेस्ट हुआ। हमने तो सिर्फ ये कहा था कि किसी के खून पे हंस रहे हो तो किसी के खून पे इस तरह मत हंसो, किसी के दर्द पे ऐसा नहीं हंसना चाहिए। इंसानियत के नाते तुम उनसे माफी मांगो, उन लोगों को तकलीफ हुई होगी। तो उसने नहीं माफी मांगी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा जो भी है आपको चैन से नहीं जीने देगा जब तक आप माफी ना मांगो। ये कौन सी जान से मारने की धमकी है? चूंकि मामला आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी का था और अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसीलिए बग्गा की गिरफ्तारी ने तुरंत राजनीतिक रंग ले लिया। जिस तरह की ये तानाशाही, डिक्टेटरशिप और हिटलरशाही केजरीवाल ने दिखाई है कि जब उनके पास पंजाब पुलिस आई तो पंजाब पुलिस का दुरुपयोग यहाँ पर उन्होंने अपने फौज की तरह, अपने फोर्स की तरह किया है। बहुत ही गलत काम, तानाशाही जो रवैया केजरीवाल ने किया है, ये उनको बहुत महंगा पड़ेगा। इस तरह बग्गा की गिरफ्तारी के साथ ही एक तरफ सियासी वार पलटवार का खेल शुरू हो गया और दूसरी तरफ इस सियासत का मोहरा बनी पुलिस का खेल। पंजाब पुलिस की टीम बग्गा को लेकर सीधे मोहाली की तरफ निकल पड़ी। इधर बग्गा के पिता ने दिल्ली के जनकपुरी थाने में बग्गा के अपहरण का केस दर्ज करा दिया। सुबह 8:30 बजे कुछ हथियारबंद लोग गए थे तेंद्र बग्गा को घसीटते हुए 4-5 गाड़ियों में ले गए। कंप्लेंट लॉन्च हुई किडनैपिंग की, उसमें सर्च वारंट लिया पुलिस ने और पुलिस गई और तेंद्र बग्गा को वापस लेकर आ रही है। अब तेंद्र बग्गा वापस आ रहा है तो पिता कहते हैं ये फिर रात को आ जाएंगे, हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। इस केस के साथ ही इस मामले में दिल्ली पुलिस की एंट्री हो गई। दिल्ली पुलिस को अदालत से सर्च वारंट मिल गया, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस से संपर्क किया और तेजिंदर बग्गा को ले जा रही पंजाब पुलिस के काफिले को रोकने को कहा। यहां आपको फिर याद दिला दें कि दिल्ली पुलिस बीजेपी शासित केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है और हरियाणा पुलिस बीजेपी शासित खट्टर सरकार के अधीन। इस तरह इन दोनों राज्यों की पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन से पंजाब की आप सरकार के अधीन काम करने वाली पंजाब पुलिस घिर गई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उन्हें आगे जाने से रोक दिया गया और तब पंजाब पुलिस की गाड़ी में बैठे तेजिंदर बग्गा ने कुछ इस तरह विक्ट्री साइन बनाया, मानो वो पंजाब पुलिस को चुनौती दे रहे हो कि अब ले जाकर दिखाओ। काफी देर तक इस पेट्रोल पंप पर पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस के बीच बातचीत चलती रही और पंजाब पुलिस अपने फैसले को सही ठहराती रही। हमने इनको 5 बार ऑन रिकॉर्ड
इनको नोटिस दिया भी आप आके हमारी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। इन्होंने एक बार भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, हर बार इन्होंने टाला है। सो दिस टाइम हमने जो इन्होंने कोर्ट ने कहा था अरनेश कुमार जजमेंट है, उन्हें फॉलो कीजिए और इनको नोटिस देके अगर नहीं आएंगे तो फिर आप कंपेल कर सकते हो। और आज हमने 5 नोटिस सर्व करवा दिए थे। आज हमने 6वीं बार उनको आगे अरेस्ट किया है लीगली। थाने में इंटीमेशन देने की कोशिश की थी, थाने ने इंटीमेशन नहीं ली, हमने फिर भी मैसेज एसएचओ को कर दिया। लेकिन पंजाब पुलिस के तर्क कहीं टिक नहीं पाए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी नियमों के मुताबिक नहीं हुई। दिल्ली पुलिस को जानकारी दिए बिना पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, यही आरोप बीजेपी ने भी लगाया। किस तरीके से बिना प्रोसीजर को फॉलो किए हुए, बिना जनकपुरी लोकल पुलिस थाने को इन्फॉर्म किए हुए, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज बिना कंप्लीट किए हुए, जिस तरीके से सुबह 5 बजे 40-50 पुलिसकर्मी पंजाब पुलिस के उनके घर पे धमक जाते हैं, हाथापाई करते हैं, उसके बाद उनको उठा के फिर लोकल थाने में लेके जाया जाता है, ये बिल्कुल प्रोसीजर के खिलाफ है। देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक गुंडों की, लफंगों की, दंगइयों की पार्टी है, किसी भी हद तक गुंडों, लफंगों और दंगइयों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आज हम सुबह से जो प्रकरण देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऊपर से नीचे तक सरकारी तंत्र का मिसयूज करते हुए, पंजाब पुलिस जब तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट करने आती है तो दिल्ली पुलिस का मिसयूज होता है, हरियाणा पुलिस गैर कानूनी कार्यवाही करती है एक गुंडे को बचाने के लिए, एक दंगई को बचाने के लिए। सवाल यह है, सरकारी तंत्र यानी पुलिस का दुरुपयोग कौन नहीं कर रहा? बग्गा की गिरफ्तारी कर पंजाब की आप सरकार ने अपनी ताकत दिखाई, तो बग्गा को पंजाब पुलिस के शिकंजे से वापस छीनकर बीजेपी ने अपनी ताकत दिखा दी। कुरुक्षेत्र से ही तेजिंदर बग्गा की दिल्ली वापसी हो गई और पंजाब पुलिस देखती रह गई। तो तेजिंदर बग्गा के मामले में पंजाब पुलिस के ही खिलाफ किडनैपिंग का मामला दर्ज हो जाता है और दिल्ली पुलिस महज चंद घंटों में उन्हें पंजाब पुलिस के चंगुल से छुड़ा लाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, साल 2020 में दिल्ली में अपहरण के कुल 4062 मामले दर्ज होने पर सिर्फ 350 मामलों में ही पुलिस चार्जशीट तक दायर कर पाती है। पुलिस का अपने पॉलिटिकल बॉस का पपेट बन जाना कहीं से भी लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत नहीं है। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। डेमोक्रेटिक सेटअप को नुकसान पहुंचाने की ये कार्रवाई पॉलिटिकल शय के ऊपर, सरकार की शय के ऊपर पुलिस को करनी पड़ी होगी, ऐसा मैं मानता हूं। उसमें से हरियाणा पुलिस अलर्ट हुई, हमारा काम हमने किया। सवाल है कि पुलिस का काम क्या है? क्या पुलिस नेताओं और राजनीतिक दलों के सियासी बदले सेटल करने के लिए या फिर जनता की सुरक्षा और अपराधों पर लगाम लगाने के लिए है? बग्गा की गिरफ्तारी के मामले में 3 राज्यों की पुलिस ने जिस मुस्तैदी से काम किया, अगर वही मुस्तैदी ये पुलिस अपने अपने राज्यों की कानून व्यवस्था सुधारने में दिखाती तो हालात कुछ बेहतर होते। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2020 में पंजाब में आपराधिक घटनाओं के कुल 49,870 केस दर्ज किए गए। हरियाणा में 1,03,276 और दिल्ली में 2,49,192 केस दर्ज होने के बाद पुलिस का काम होता है केस को जल्द से जल्द हल करना। तो पंजाब में दर्ज 49,870 केस में से पुलिस करीब 70% मामलों में चार्जशीट दायर कर पाई। हरियाणा में आधे से भी कम यानी करीब 47% दर्ज केसों की चार्जशीट फाइल हुई और सबसे बुरी स्थिति दिल्ली की है, जहां सिर्फ 27% मामलों में चार्जशीट दायर हुई। लेकिन इन आंकड़ों की परवाह न पुलिस को है न सरकार को, क्योंकि सरकारी तंत्र भले ही जनता के टैक्स के पैसे से चलता हो, लेकिन परवाह उसे सिर्फ अपने हितों की होती है। इसीलिए राजनीतिक गिरफ्तारी को लेकर 3 राज्यों की पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। नमस्कार, एबीपी न्यूज की इस खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में चलने वाली तमाम गतिविधियां लगातार हेडलाइंस में बनी हुई हैं, सुर्खियों में है और ऐसे में सवाल बहुत से खड़े हो रहे हैं महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को लेकर, महाराष्ट्र पुलिस के कामकाज को लेकर। तो हमने सोचा कि क्यों ना महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सियासी शख्सियत जो इस डिपार्टमेंट को संभालती है उसके साथ इंटरव्यू किया जाए। तो आज हमारे साथ महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल साहब सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, जो सीधे तौर पर इस पूरी कानून व्यवस्था को लेकर सबसे बड़ी
शख्सियत है, सबसे बड़े चेहरे हैं महाराष्ट्र में। बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल साहब जुड़ने के लिए। हिंदी चैनल पर ये आपका पहला इंटरव्यू है हाल के दिनों में, और मेरा पहला सवाल आपसे यही है पाटिल साहब, आप आजकल सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है आपका डिपार्टमेंट, आपकी मिनिस्ट्री एक्टिव है, चाहे वो लाउड स्पीकर का मामला हो, चाहे वो नवनीत राणा का मामला हो, चाहे वो राज ठाकरे का मामला हो। क्या आपको प्रेशर में है आप? क्या आपको लग रहा है कि काम बढ़ गया है आपके मंत्रालय का? हमारे डिपार्टमेंट का काम जरूर बढ़ गया है, लेकिन उसका प्रेशर कोई नहीं है, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी ये रहती है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये रहती है कि स्टेट में एक लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको बराबर रखना, और वो काम महाराष्ट्र की पुलिस कर रही है। लेकिन एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं पाटिल साहब, जिसको लेकर बहुत आलोचना भी हुई, सुप्रीम कोर्ट तक में जिक्र हो गया कि आपने एक सांसद पर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया क्योंकि वो सियासी विरोध करने के लिए मुख्यमंत्री के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली थी। क्या ये जाति नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी इंसिडेंट होता है और जब भी एक माहौल तैयार करने की कोशिश की जाती है, उसके साथ साथ लगातार एक्शंस भी होते हैं, तो ऐसे समय पर शांति बनाए रखने के लिए वो जो लोकल जो पुलिस होती है, फील्ड ऑफिसर होते हैं, उनका ये निर्णय होता है कि इसमें क्या करना चाहिए, कौन से कलम लगाने चाहिए। तो उस हिसाब से जो निर्णय लिया वो लोकल पुलिस ने लिया है। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा महाराष्ट्र में इसको ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। नहीं, पर एक सांसद पर मैं इसलिए कह रहा हूं पाटिल साहब, आज सेशंस कोर्ट ने भी जब जमानत का फैसला पढ़ रहे हैं, उसमें उस सेशंस कोर्ट ने भी कहा कि एक 124A जाति है, राजद्रोह का मामला साबित नहीं होता है। जब दोनों लोगों ने अपना प्रोटेस्ट वापस ले लिया था, वो घर के अंदर ही थे, वो मातुश्री गए नहीं, तो फिर क्यों उनको घर से पकड़कर गिरफ्तार किया गया और फिर सिडिशन, राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया? कोर्ट ने भी इस बात को खारिज किया है। नहीं, कोर्ट का ऑर्डर तो अभी तक तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन जब से कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसको हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में अपनी राय दे पाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से कि ये काफ़ी कोशिश चल रही थी महाराष्ट्र में, लगातार कुछ दिन चल रही थी, और पुलिस के सामने जो प्रावधान उपलब्ध होते हैं उसका आधार लेके वो कार्रवाई करते हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने कार्रवाई की। आपको लगता नहीं कि ये मिसयूज है पावर का, पुलिस के द्वारा मिसयूज किया गया, पुलिस ने गलती कर दी, पूरी सरकार बदनाम हो रही है? ये तो कोर्ट तय करेगी और कोर्ट में साबित होगा ये सही है गलत है। आपने नवनीत राणा जी पर तो इतना कड़ा मुकदमा लगा दिया, लेकिन राज ठाकरे पे जो धाराएं लगी हैं वो तो बहुत ही हल्की धाराएं हैं, उनको तो मतलब जेल जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, थाने से ही बेल मिल जाएगी। ये मेरा जवाब वही रहेगा कि जैसे है कि जो लोकल सिचुएशन जो होती है, और राज ठाकरे जी का भी मैंने जो बयान देखा है, उन्होंने जो बयान किया है वो लाउड स्पीकर के खिलाफ किया है, और लाउड स्पीकर के बारे में किया है, हनुमान चालीसा के बारे में। तो स्टेट को थ्रेट देने की कोई बात या स्टेट के अगेंस्ट कुछ उनका स्टेटमेंट नहीं है। और ये हम नहीं तय करते कि कौन सा कलम लगाना चाहिए, किसको दूसरा कलम लगाना चाहिए, ये तो पुलिस ही तय करती है। तो पुलिस को जो वहाँ पर पॉसिबल हो वो ठीक लगे वो करते हैं। नहीं तो पर ये बात भी तो आपको समझानी पड़ेगी कि लाउड स्पीकर के मामले को लेकर आपकी सरकार की नीति क्या है। लाउड स्पीकर तो बहुत जगहों पर अभी भी बज रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट फाइल की है पाटिल साहब, 6 बजे के पहले लाउड स्पीकर बजने शुरू हो रहे हैं। खुलेआम वायलेशन हो रहा है मुंबई में, मुंबई के आसपास के इलाकों में, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का। महाराष्ट्र सरकार की नीति यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है 2005 में, उसके हिसाब से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने की परमिशन
सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक दी गई है और यही स्टेट की नीति है। अभी अगर एक दूसरे जगह आप जो कहते हैं कि एकदम खुले आम सब जगह वायलेशन हो रहा है, तो ये स्थिति नहीं है। अभी नई नई बात है, तो कुछ जगह पे ऐसा हुआ भी रहेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे स्टेट में इसको कोई नहीं मान रहा है। पर आपकी तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई अपील नहीं आई कि लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम कर लो, लाउड स्पीकर को मस्जिदों से हटा लो, मंदिरों से हटा लो। उत्तर प्रदेश में कई जगह पर लाउड स्पीकर हटे, योगी जी ने हटाए, मंदिरों से भी हटाए, मस्जिदों से भी हटाए, पर महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं किया सरकार ने। महाराष्ट्र में हमारे जो पुलिस है, वो पुलिस ने सभी जाति धर्म के साथ लोगों के साथ इसके बारे में चर्चा की और काफ़ी लोगों ने अपने मर्जी से लाउड स्पीकर हटाए। और बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, वो लाउड स्पीकर रखना है क्या नहीं रखना है इसके बारे में नहीं है, इसका इस्तेमाल कब करना है। अगर सुबह से 6 बजे से रात को 10 बजे तक अगर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने की इजाज़त है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये लाउड स्पीकर हटाने चाहिए और हटाने का कोई प्रावधान गवर्नमेंट के पास है। पर अलग अलग हाईकोर्ट ने अलग अलग फैसले सुनाए हैं राज्यों में कि कितने डेसिबल तक की वॉल्यूम अलाउड है। आपको लगता नहीं है कि कोई एक नीति बननी चाहिए महाराष्ट्र में भी कि इससे अधिक की आवाज़ में लाउड स्पीकर नहीं चलेंगे? इसके बारे में महाराष्ट्र में भी नीति है। जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के डेसिबल जो है, वो सुप्रीम कोर्ट ने तय करके दिया है और उसी के अनुसार ही महाराष्ट्र में परमिशन दी जाती है और उससे आगे किसी को जाने की अनुमति नहीं है। पाटिल साहब, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे। राज ठाकरे जी ने जो ये मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये धार्मिक नहीं सामाजिक मामला है, तेज़ वॉल्यूम स्पीकर चलने से बहुतों को परेशानी होती है, क्या आपकी पार्टी उनकी इस राय से सहमत है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हर किसी को या एक दूसरे को तकलीफ होती है। अभी लाउड स्पीकर कल तो आया नहीं मार्केट में, वो काफ़ी दिनों से चल रहा है लाउड स्पीकर। और लाउड स्पीकर एक सिर्फ इतना ही नहीं है कि अभी आगे तो दिक्कत तो ये खड़ी हो जाएगी कि जब भी पब्लिक मीटिंग लेने पड़ेगी और पब्लिक मीटिंग के समय लाउड स्पीकर लगाएंगे और लाउड स्पीकर लगाते समय जब भी आवाज़ की मर्यादा तय की जाएगी, जब भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने भी या और कोई मीटिंग के लिए भी इसके लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको सबको मानना पड़ेगा। लेकिन पाटिल साहब, इस बारे में आपके पास क्या जवाब है? जब नवनीत राणा जी चुनाव जीती थी 2019 में, तो आपकी पार्टी ने उनको सपोर्ट किया था, कांग्रेस ने उनको सपोर्ट किया था, तभी शिवसेना हारी थी अमरावती की सीट पर। आज AIMIM के नेता हैं इम्तियाज़ जलील, और वो ये कहते जलील साहब कि दरअसल नवनीत राणा को आगे बढ़ाने के पीछे शरद पवार जी का हाथ है, आपके अपने नेता का हाथ है, और ये पूरा का पूरा उनका गेम है। कौन सा भी एलिगेशन करेगा तो उसको मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि शरद पवार जी की जो राजनीति है वो पिछले 50 साल से चलती आई है और सभी को मालूम है कि शरद पवार जी किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से स्टेट को या लोगों को बढ़ावा देने की कोशिश करती है। तो ऐसी छोटी चीज़ वो नहीं करेंगे और ये करने के लिए ऐसी छोटी छोटी बातें करने की उनके लिए ज़रूरत नहीं। और नवनीत राणा जी के बारे में क्या बोलेंगे? क्या आपकी पार्टी ने गलती कर दी थी उनको समर्थन देके 19 में? आज वो खुलकर बीजेपी के साथ खड़ी हैं। किरीट सोमैया रोज़ उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस खुद रोज़ उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। आज तो ऐसा ही लग रहा है कि जब हमारी पार्टी ने उनको बीजेपी के खिलाफ जब इसे समर्थन दिया था और आज उन्होंने अगर अपनी भूमिका बदली है, चेंज की है, तो हमको लगता है कि इसके बारे में शायद हमारे पार्टी की गलती हो गई। मैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री होने के नाते, होम मिनिस्टर होने के नाते आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूं पाटिल साहब। किरीट सोमैया ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया
मनसुख हीरेन का मर्डर की कॉन्स्पिरेसी जो हुई वो मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में हुई, परमवीर सिंह उसमें इन्वॉल्व थे और ये सब कुछ मुख्यमंत्री के कहने पर हुआ। उद्धव ठाकरे पर उन्होंने निशाना साधा है। क्या गृह मंत्रालय इस आरोप की जांच करेगा? देखिए, इसके बारे में कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी इसका जो तपास है ये केंद्रीय यंत्रणा के माध्यम से हो रहा है और जो सामने जो आ रहा है उसके बारे में जब भी निर्णय होगा, एक तो कोर्ट में भी निर्णय होगा और सरकार भी निर्णय करेगी। ये इल्ज़ाम भी लगता है पाटिल साहब कि आपकी पार्टी में ऐसे नेता हैं जो करप्शन कर रहे हैं, चाहे वो अनिल देशमुख साहब हों जो जेल में हैं, जो आपके पहले गृह मंत्री हुआ करते थे, चाहे नवाब मलिक साहब हों, उनको भी जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। एनसीपी के दो बड़े नेता जो सत्ता में थे महाराष्ट्र सरकार में, आज जेल में हैं। ये सारा षड्यंत्र है। देखिए कि अभी नवाब मलिक जी और अनिल देशमुख जी भी 5-5, 6-6 बार चुन के आए हुए हैं और अभी अगर केंद्र सरकार के खिलाफ कोई बोलता है तो ये सारी केंद्र की एजेंसी जो है वो सामने आती है खुलकर और इसमें लोगों को अटकाया जाता है, फंसाया जाता है। यही बात है। अभी जब तक एलिगेशन कुछ भी करते हैं और उसके लिए खुद परमवीर सिंह जी ने बताया कि मेरे पास इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है जो एलिगेशन मैंने किए। अगर कोई व्यक्ति एलिगेशन करता है और उसके पास कुछ प्रूफ नहीं है देने के लिए तो उसको कितना सच मानना चाहिए। नवाब मलिक जी का भी बारे में जो केस निकाला है, जब भी पीएमएलए एक्ट था नहीं, उसके पहले का कोई ट्रांजैक्शन को निकाल के अगर नवाब मलिक जी को फंसाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारे पार्टी के कोई लोग करप्शन करते हैं या कुछ। हाँ, अभी ऐसी कोई चीज़ सामने आएगी, सिद्ध होगी, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे इसके पहले भी देखा गया है। अभी छगन भुजबल जी को भी ऐसे ही फंसाया था, उनको कोर्ट ने तो डिस्चार्ज कर दिया है। तो ये एक टूल है, एक लोगों को रुकाने का या लोगों के आवाज़ बंद करने का। पाटिल साहब, क्या महाराष्ट्र में सेंट्रल एजेंसीज वर्सेस स्टेट एजेंसीज की लड़ाई चल रही है? आप दोनों अपने अपने फ़ायदे के लिए पुलिस महकमे का इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्र की एजेंसी अनिल देशमुख और नवाब मलिक को पकड़ती है, महाराष्ट्र की पुलिस जो आपके अंडर में आती है वो नवनीत राणा को पकड़ लेती है जो बीजेपी के करीबी हैं, वो राज ठाकरे पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करती है। क्या समझा जाए इस चीज़ को? महाराष्ट्र में ये जो दो एजेंसी के बीच में झगड़ा नहीं है, ये दो विचारों के बीच में का झगड़ा है। मैंने अभी बताया आपको कि अगर जिस बात में कोई तथ्य नहीं है, ऐसे बातों को लेके अगर कोई यंत्रणा अगर काम करती है तो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है, बराबर नहीं है। और महाराष्ट्र पुलिस भी ऐसे जानबूझ के किसी को अटकाने की कोशिश नहीं करती है, महाराष्ट्र की सरकार नहीं करती है। एक आखिरी मुद्दा और पाटिल साहब, आपकी पार्टी पर यह सालों साल से इल्ज़ाम लगता आया है कि एनसीपी के संबंध, एनसीपी की टॉप लीडरशिप के संबंध डी कंपनी के साथ है, दाऊद इब्राहिम के साथ है। क्या इस बारे में आपकी पार्टी की छवि खराब नहीं होती है जब इल्ज़ाम ऐसे लगते हैं? जब नवाब मलिक साहब को पकड़ा गया तब भी वही मामला निकाला गया, उस वक्त शरद पवार जी का नाम भी लिया गया इन आरोपों के बीच में। ये तो विरोधी पार्टी की राजनीति है। अभी शरद पवार जी का पीछे या तो हमारी पार्टी के पीछे ये ऐसे आरोप कुछ आज पहली बार नहीं लगे हैं, सालों साल ये बातें करते जा रहे हैं। लेकिन किसी के पास ना तो इसका प्रूफ है, किसी के पास कुछ नहीं है। ये सारी एकदम सारासार गलत बात है। तो हमारी पार्टी की छवि जो है, जो हम जो काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, वो काम में हमको जो सपोर्ट स्टेट में मिलता है, तो हम ये ऐसी गंदी चीज़ों को, ऐसी बातों को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं।
हम तो हमारा काम करते रहते, डेवलपमेंट का काम करते रहते। महाराष्ट्र विकास आपकी जो गाड़ी है, इसके 2.5 साल का टेन्योर पूरा हो गया है। दिसंबर 2019 में सरकार बनी, आज हम मई 2022 में हैं। क्या आपको लगता है कि बचे हुए 2.5 साल तक सरकार चल पाएगी? आपके बीच एकता है और उद्धव साहब भी मुख्यमंत्री रहेंगे? बिल्कुल 5 साल चलेगी और मुख्यमंत्री भी उद्धव ठाकरे साहब ही रहेंगे। दूसरा कोई सवाल इसमें आता नहीं है। उनके नेतृत्व में हम सब लोग, तीनों पार्टी अच्छा काम कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप वलसे पाटिल साहब, आपने बात की, हम हमारे साथ एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।